तो आइए शुरू करते हैं सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कहते किसको हैं? ओके, तो दो बातें बस याद रखना। ऐसा कोई भी कंप्यूटर हो जिसकी मेमोरी यानी जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी 52 मेगाबाइट से ज्यादा हो। किससे? फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन, स्टोरेज कैपेसिटी मोर देन 52 मेगाबाइट्स, 52 मेगाबाइट्स से ज्यादा हो और स्पीड 500 मेगाफ्लॉप से अधिक हो। 500 मेगाफ्लॉप से अधिक हो। ओके, दैट इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ओके, फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ओके, इसका मतलब होता है फ्लॉप। ये फ्लॉप जो यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड, द वर्क इफिशियंसी ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड और सुपर कंप्यूटर्स की वर्क इफिशियंसी को बताने के लिए, की गणना करने के लिए के मात्रक के तौर पर फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सुपर कंप्यूटर्स का आजकल उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। जितने साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई भी शोध संस्थान, ओके, कोई भी साइंटिफिक लेबोरेटरी विदाउट सुपर कंप्यूटर्स की आज रन ही नहीं कर सकती है। ओके, भारत ने भी मोर देन 30 सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए हैं। 30 से अधिक सुपर कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट अकेले भारत ने किया, अकेले इंडिया ने किया है, जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं। भारत में अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो जो सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट का हमारा प्रोग्राम है वो 80s के डिकेड में यानी 80 के दशक में स्टार्ट किया गया। ओके, कब शुरू किया गया? 80 के दशक में शुरू किया गया। अगर आपको पता हो तो पता होगा ही होगा, 1971 में, 1971 में, ओके, भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे हम पोखरण फर्स्ट कहते हैं। ये पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हमारा 1998 में किया गया, 1998 में किया गया। ओके, यानी इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब हुआ कि भारत ने भी ये दिखा दिया कि हमारे साइंटिस्ट भी एटम बम बना सकते हैं। ओके, एटम बम बनाना, एटम बम फोड़ना, ठीक, हाइड्रोजन बम बनाना, हाइड्रोजन बम फोड़ना, ये केवल राहुल गांधी का काम नहीं है। हमारे वैज्ञानिक भी ये काम कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखा दिया। तो लोग मान नहीं रहे थे, तो कैसे मानेंगे भाई जब तक आप फोड़ोगे नहीं, है ना? तो हमने कुल मिला के 6 टेस्ट किए हैं आज तक। फिजिकली एटम बम के हमने 6 टेस्ट किए हैं। तो 6 में एक बात कॉमन है कि 6 के 6 टेस्ट हमारे पोखरण में हुए हैं। कहां? और पोखरण कहां है? पोखरण राजस्थान में है। राजस्थान में कहां है? राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर। क्या है? ये जैसलमेर जो जगह है ये पूरा डेजर्ट है, थार का मरुस्थल है। इस थार के मरुस्थल में रेत के टीलों के बीच में गहरा गड्ढा खोद करके तब उसमें नीचे बम रखा गया और वहां ब्लास्ट कराया गया, जिससे कि बम से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो रेडिएशंस अगर फैले भी आसपास के क्षेत्रों में तो आसपास निर्जन वीरान हो, आसपास कुछ हो नहीं। अब जब हमने टेस्ट किया 1971 में, तो इसके बाद क्या हुआ? हमारे टेस्ट से अमेरिका पगला गया, अमेरिका बौखला गया। मतलब अमेरिका जैसे देशों को, उस समय की बात कर रहा हूं, 1971 की बात कर रहा हूं, उस समय हमारी स्थिति तो बिल्कुल ऐसे निरीह प्राणी की थी, जैसे होता है ना एक निरहु गुरहु,
अरे निरहुआ ने भी कार खरीदा क्या? हाँ खरीदा। कौन सा? डिफेंडर। हट पागल कहीं कैसे, मैं मजाक मत किया, मजाक नहीं कर रहे हैं यार, सचमुच में 1.5 करोड़ की कार खरीदी उसने। कहां से आया था पैसे? तो समझे? तो वही हाल वाली हालत इंडिया की थी कि इंडिया ने भी एटम बम फोड़ा क्या? हाँ। और यकीन नहीं, अब जब चाइना ने कहा कि सॉरी पाकिस्तान ने कहा हमने भी फोड़ा, अगले दिन पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर दिया। पाकिस्तान ने कहा हमने भी फोड़ा, दुनिया को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की आदत से सब वाकिफ है। मांग लाया होगा कहीं से भीख, कटोरा लेके घूमता ही रहता। जब बाद में पता लगा सचमुच में पूरा का पूरा चीन से आया था वो, उसके यानी पाकिस्तानी एटम बम के एक एक पुर्जे चीन के हैं। आज तो इस पर भी डिस्कशन चल रहा है कि पाकिस्तानी एटम बम चैरिटी में आया है ना, जैसे किसी ने दान दे दिया और ले जा काम चला ले। और इसीलिए बहुत सारे लोग उस पर दावा करते हैं, मतलब अरब जैसी कंट्री का फंड लगा है उसमें। आज जो अरब और पाकिस्तान का, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डील हुई है ना कि तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन होगा, ऐसा एक ट्रीटी साइन हुए दोनों के बीच में, तो लोग उस पर यही कह रहे हैं ना कि ये ट्रीटी ही इसीलिए साइन हुई कि बम रखे हुए है पाकिस्तान। लेकिन वो वैसा ही हो गया जैसे एक किसी की अमानत होती है ना, अमानत को रख के वो धौंस दिखा रहा, बम है मेरे पास, बम है। फोड़ नहीं सकते, क्योंकि फोड़ोगे तो उसके लिए 10 कंट्रीज की परमिशन चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान की हालत। तो पाकिस्तान ने ही अगले दिन जब बम विस्फोट किया, यानी जब अपना एटम बम फोड़ा, तो किसी को इसमें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि इसके पास इससे पहले से भी, मतलब इंडिया से पहले से ही इसके पास बम हो सकता है। इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो उसका कुछ भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ इधर उधर से मांगा हुआ है। तो भारत ने जब फोड़ा तो भाई फिर भारत पर बैन लगा दिया गया, भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और उस समय दुनिया में बड़ी तेजी से कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हो रहा था। तो हमने भी डिमांड करी अमेरिका से कि भाई अच्छा कैसी चीजों की जरूरत पड़ती। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था डिजास्टर मैनेजमेंट में, सुपर कंप्यूटर्स की हमें नीड थी डिजास्टर मैनेजमेंट में। किसमें? क्योंकि क्या होता है कि हमें बहुत जगह से डेटा मिलता है। डेटा जैसे ऐसे मिलता है कि भाई भोपाल का टेम्परेचर इतना, बैरागढ़ का टेम्परेचर इतना, सागर का टेम्परेचर इतना, होशंगाबाद का टेम्परेचर इतना। फिर टेम्परेचर के साथ सिंक्रोनाइज करना हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां का प्रेशर इतना, यहां का प्रेशर इतना, यहां का प्रेशर इतना। तब इसके बाद जब डेटा कंप्यूटर को देंगे तो वो बताएगा इस रीजन में एक बहुत लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, ये अरब सागर से जो विंड्स को अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट करेगा। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो अगले 24 घंटे में जो बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से इस स्पीड से हवा आएगी। और चूंकि बंगाल की खाड़ी से जो डेटा मेरे पास है, वहां बादल एक्युमुलेट हो गए, इकट्ठा हुए हैं, वो बादल भी आएंगे। तो भोपाल और होशंगाबाद में और जबलपुर में अगले 3 दिनों में भारी बारिश की उम्मीद है। इसको कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी, क्योंकि हमारे किसानों को इससे बहुत नुकसान होता था। क्योंकि हमारे जो कोस्टल रीजन में, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं, इससे उनको बहुत नुकसान होता था। आ रही बात समझ में? तो हमने मांग की अमेरिका से कि भाई सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी हमें भी दे दी जाए। ना दो टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर ही दे दो एक आध यार, पुराना धुरान सेकंड हैंड ही दे दो, हम काम चला लेंगे। लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने मना कर दिया तो हमने माना कि ये हमारी घोर बेइज्जती हुई, और बस तभी हमने एक सुपर कंप्यूटर मिशन क्या स्टार्ट कर दिया। इस कार्यक्रम के तहत एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया पुणे में। क्या? इसका नाम था सीडैक। ठीक, क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इसी इंस्टीट्यूट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और विजय पांडुरंग भटकर को इसका पहला डायरेक्टर जनरल यानी
निदेशक, महानिदेशक नियुक्त किया गया। उन्हीं के निर्देशन में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसको हम कहते हैं परम। क्या क्या कहते हैं? देखें, परम, चलिए इंग्लिश में लिखता हूं, PARAM, परम। और 80 दिखा रहे हैं, 80 दिखा रहा है, 80s में 00। अब इसके बाद 01, 02, 03 ऐसे शुरू हो जाएंगे। 8001, 8002, 8003, इस तरह से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने पहला सुपर कंप्यूटर भारत ने बनाया। ये भारत में बना, पुणे में बना, सीडैक में बना, ये पहला सुपर कंप्यूटर था। और सुपर कंप्यूटिंग के फादर, सुपर कंप्यूटिंग के डिजाइनर इंडिया में ये कहलाते हैं विजय पांडुरंग भटकर। ओके, क्लियर है? परम का मतलब क्या होता है? परम शब्द को अगर हम तोड़ते तो PAR, पा प्लस पारा कर दो प्लस M, ठीक। तो पारा से होता है पैरेलल, इसीलिए मैंने पीछे बताया आपको, इसीलिए मैंने आपको बताया कि पैरेलल क्या होता है। ओके, पैरेलल प्रोसेसिंग करने वाली कई सारी मशीनें हों। ओके, पैरेलल मशीन्स का शॉर्ट फॉर्म है परम, ठीक। तो परम श्रृंखला के अंतर्गत, यानी परम की हमने सीरीज चलाई, सीरीज के अंतर्गत हमने कई सारे बहुत हाई स्पीड, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज, मल्टी गोल ओरिएंटेड सुपर कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट इंडिया ने किया। और आज की डेट में इंडिया सुपर कंप्यूटर क्लब्स में शामिल है। सुपर कंप्यूटर क्लब का मतलब हो गया जो दुनिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर बनाने वाली कंट्रीज हैं, उनमें से भारत एक है। इज इट ओके? हाँ, आगे देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट अकेले सीडैक द्वारा नहीं किया गया है। भाई, सीडैक ने अपना काम किया, ओके। मल्टीपर्पज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी बोला उसको, कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए उसने कहा, इंजीनियरिंग पर्पज के लिए उसने कहा, ये फला जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ऐसा जैसा जैसा उसको टास्क मिला वो बनाता चला गया, और डे बाय डे उसकी इफिशियंसी बढ़ती चली गई। लेकिन हमारे यहां कुछ और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो अपने दम पर काम करती हैं, जो अपना काम किसी को आउटसोर्स नहीं करती हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, जहां से इंफॉर्मेशंस लीक होनी ही नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिफेंस। जो हमारा रक्षा विभाग है, रक्षा विभाग तमाम सारे वेपन्स पर काम करता है। तो रक्षा विभाग में वेपन यानी डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसमें वेपन्स बनाने के लिए, उसमें जो फाइटर, जो प्लेन बनाने के लिए, उसमें मिसाइल्स के डेवलपमेंट के लिए, एक स्पेसिफिक गन, बैटल गन्स बनाने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसको हम कहते हैं DRDO। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? तो DRDO की एक ब्रांच है जिसका नाम है अनुराग। क्या? अनुराग का मतलब होता है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। क्या? एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ये DRDO की एक यूनिट है अनुराग। अनुराग ने कई सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं जिनको पेस सीरीज के नाम से जाना जाता है। क्या? यानी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डिफेंस के लिए जो सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए हैं वो सारे सुपर कंप्यूटर्स पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। PACE, पेस। अनुराग ने बनाया पेस। पेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन। क्या? प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये इस सीरीज के प्रोसेसर्स बनाए हैं। किसने? DRDO के यूनिट अनुराग ने।
अब इसके बाद दूसरा आ जाते हैं, डीआरडीओ की कहानी, डिफेंस की कहानी खत्म हो गई। अब एटॉमिक एनर्जी भी ऐसे एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही सेंसिटिव फील्ड है एटॉमिक एनर्जी। और हमारे एटॉमिक एनर्जी में काम करने वाले सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, मुंबई के करीब में है ट्रॉम्बे, शॉर्ट में इसको बार्क कहते हैं। क्या? आज बार्क, BARC, बार्क भारत के बड़े शोध संस्थानों में से या स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक है। बार्क के पास खुद का भी भाई बहुत सारा कंप्यूटेशन करना पड़ता है, बहुत सारी गणना करनी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्मूले स्टोर करके रखने पड़ते हैं। ओके, अच्छा एक शब्द यहां और है, सिमुलेटर। आप लोग जानते हैं सिमुलेटर क्या होता है? नहीं सुना है सिमुलेटर? नहीं। अच्छा मैं बता देता हूं, जैसे कैसा होता है, बहुत व्यवहारिक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि आप अगर ड्राइविंग सीखना चाहते हो आदृति, ठीक, तो ड्राइविंग सीखने के दो तरीके हैं। एक होता है कार लेके सड़क पर उतरो, लेकिन सड़क पर उतरने में रिस्क है। ओके, आपको भी नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, और हो सकता है सामने वाले किसी दूसरे को भी नुकसान हो जाए, है ना? किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। मतलब मैं खाली जान के नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है किसी की जान ना जाए, आपकी कार लड़ गई, आपका कार का ही नुकसान हो गया। तो बेहतर है ना कि एक पहले किसी आर्टिफिशियल, जो सड़क पर ना दौड़ रही हो, ऐसी कार पर बिल्कुल वैसा ही फील लेके, कार चलाने वाला फील लेके 10-12 दिन प्रैक्टिस कर लो, है ना कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि आप एक्सीलरेटर दबाओ और कार, आप कैसे बैठे हो स्टीयरिंग पकड़कर और कार कहीं नहीं भाग रही है, बट सामने स्क्रीन में दिख रहा है कि आपकी कार भाग रही है। अचानक में ब्रेक लगा दिया आपने, कार चाहे से खड़ी हो गई। ओके, अचानक में ब्रेक लगाया तो इससे उसी स्क्रीन में दिख रहा है आपकी कार को पीछे से किसी ट्रक ने धक्का भी दे दिया, हालांकि आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक, लेकिन स्क्रीन पर आ गया कि कार आपकी लड़ गई। उसी में स्टीयरिंग पर यह दिखाया जा रहा है कि यहां से कैसे मोड़ सकते हो, मोड़ोगे तो आपकी कार से मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ रही है, दीवार से टकरा रही है तो दीवार टूट जाएगी उस स्क्रीन में। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिमुलेटर। क्या कहते हैं? मतलब जो काम आपको प्रैक्टिकल करना हो, ठीक, जो काम आपको फिजिकली करना हो, वो काम कंप्यूटर पर कर लो। समझे कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो यहां भी सिमुलेटर्स की जरूरत होती है। किसके लिए? कि आप रोज रोज एटम बम का टेस्ट नहीं कर सकते, समझे ना? रोज रोज न्यूक्लियर टेस्ट, एटम बम का टेस्ट नहीं हो सकता है। कि हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे समझे कि हमने भी बम डेवलप किया, या हमने भी इस नई टेक्नोलॉजी से नया तरीके का बम डेवलप किया, हमारे बम से इतना धमाका हुआ, हमारे बम से, ऐसा तो रोज रोज फोड़ नहीं सकते ना। तो फिर ये सारा काम वर्चुअल होता है और उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी? सुपर कंप्यूटर की। ठीक, तो चलो आगे। तो बार्क ने भी क्या किया? एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया जिसे अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जैसे क्या बताया मैंने, डीआरडीओ के सुपर कंप्यूटर्स को पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर कहते हैं, वैसे बार्क के सुपर कंप्यूटर्स को अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। यहां ध्यान रखना आपको कि अनुपम किसी शब्द का एक्रोनिम नहीं है, यानी अनुपम इज नॉट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी अदर वर्ड। अनुपम मतलब होता है कि जिसकी किसी से जिसे कंपेयर ना किया जा सके, अद्वितीय, यूनिक। ओके, इसके बाद अब देखिए 3 सीरीज हो गई। परम आप जान गए, परम सीडैक। सीडैक मींस क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये परम कहलाता है। इसके बाद अनुपम सीरीज के कंप्यूटर्स, अनुपम सीरीज के कंप्यूटर्स बार्क ने डेवलप किए। ये सभी के सभी बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे में लगे हुए हैं। ओके, इनका काम क्या है? मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, रिएक्टर फिजिक्स यानी रिएक्टर भौतिकी के लिए इनका यूज किया जाता है, एटसेट्रा। ये कंप्यूटेशन
फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद फ्लो सॉल्वर। फ्लो सॉल्वर जो है ये एनएल यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां स्थित है? बेंगलुरु में। और एनएएल नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। अब आप बोलोगे ये क्या है? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु में अगर कुछ हो, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट अगर बेंगलुरु में हो, तो 95% आप दावे के साथ कह सकते हो कि इसरो की बॉडी है ये। क्या है ये? हाँ, तो इसरो को भी जरूरत पड़ती है रॉकेट का डिजाइन तैयार करने की, ओके, या स्पेस फ्लाइट्स का शेप क्या हो। अभी जैसे अंतरिक्ष यान जा रहा है, भारत का जाने वाला है, तो भारत का जो स्पेस क्राफ्ट जाने वाला है उसका डिजाइन कैसा हो। तो सब डिजाइन, इस डिजाइन का होगा तो किस स्पीड में भागेगा, इस डिजाइन का होगा तो किस स्पीड में भागेगा, ये सब चेक करने के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। और ये पूरा काम करता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। इट इज अ ब्रांच ऑफ इसरो। ये किसका ब्रांच है? ये इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक सब्सिडरी बॉडी है। इसके द्वारा जो कंप्यूटर्स डेवलप किए उसे फ्लो सॉल्वर बोलते हैं। चलो आगे। लास्ट वन इज सी डॉट। सी डॉट जो है, सी डॉट का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। टेलीमैटिक्स मतलब होता है दूर संचार। ओके, तो भारत में दूर संचार के जो यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो तमाम तरह के डिवाइसेस डेवलप करने के लिए, उनका डिजाइन तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है, दैट इज कॉल्ड सी डॉट। और सी डॉट ने जो डेवलप किए हैं हाई परफॉर्मेंस पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, उसको चिप्स कहा जाता है। चिप्स फॉर सी, फॉर चिप्स, सी का जो क्या, सी डॉट में सी फॉर, इधर चिप्स में सी फॉर सी डॉट हो गया, एच फॉर हाई परफॉर्मेंस हो गया, आई, अब आगे सब मत जोड़िएगा, बाकी इसी में हो जाएगा। ओके ओके, हाई परफॉर्मेंस पैरेलल, यहां पी फॉर है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक, तो ये हमारे भारत के सुपर कंप्यूटर्स की सीरीज है और सुपर कंप्यूटर्स बनाने वाली बॉडीज हैं जिन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट किया है।